आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जानो पर। आज हम करेंगे 12वीं कक्षा की कविता के बहाने। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी और यह कविता इनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने नामक कविता जो है आकार में छोटी है पर भाव में बहुत ही बड़ी है। और आज का समय मशीनीकरण और यांत्रिकता का होता जा रहा है, जिसमें सर्वत्र यानी कि हर जगह जिस भी तरफ देखो भाग दौड़ विद्यमान है। मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है कि कविता रहेगी या मिट जाएगी, क्या कविता अस्तित्वहीन हो जाएगी। कवि ने इसे एक यात्रा की तरह माना है, जिसे चिड़िया की यात्रा से आरंभ होती है और फूल का स्पर्श करते हुए बच्चे पर आकर समाप्त हो जाती है। कवि कविता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, वह एक निश्चित समय और एक निश्चित दायरे में ही उड़ सकती है। इसी प्रकार से फूल भी एक निश्चित समय के लिए ही खिलता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। परंतु बालक के मन और मस्तिष्क के जो असीम सपने होते हैं, बच्चों के खेलों की कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार से कविता के शब्दों का जो खेल है वो भी अनंत और शाश्वत है। कवि जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी को स्पर्श करता हुआ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कविता में एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए वह घर, भाषा तथा समय के बंधनों को तोड़कर प्रवाहित होती है और कविता का क्षेत्र अनंत और असीम है। अब हम देखते हैं इस कविता की व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कविता की शक्ति का वर्णन किया गया है कि कविता की एक उड़ान है, मगर चिड़िया की उड़ान है जो सीमित है, मगर कविता की उड़ान असीमित है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कविता की उड़ान जो है बहुत ही ऊंची होती है, मगर चिड़िया की उड़ान जो है वो एक छोर तक पहुंचकर सीमित हो जाती है, उसके आगे वह नहीं जा पाती। कविता के भाव जो है वो असीम होते हैं। कविता न केवल घर के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करती है, बल्कि बाहर के क्रियाकलापों को भी व्यक्त करती है। भाव यह है कि कविता तो घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है और कभी घर के बाहर का वातावरण जो मार्मिक वर्णन होता है उसका भी वह करती है। कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं, इसीलिए उसकी उड़ान असीम है, यानी कि असीमित है, वो कहीं भी जा सकता है। बेचारी चिड़िया कविता की असीम शक्ति को कैसे पहचान सकती है। जहाँ प्रकृति का क्षेत्र ससीम है यानी कि सीमित है, वहीं कविता का क्षेत्र अनंत और असीम है। इसके लिए ये एक सेंटेंस आपने सुना भी होगा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती है वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। चिड़िया क्या जाने, अब इसके हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। अब आखिरी पंक्ति जो है जिसमें ये कहा गया है कि चिड़िया क्या जाने और प्रश्न चिन्ह भी लगा रखा है, तो इस पंक्ति में जो है वो प्रश्न अलंकार बनता है और मानवीय कर्ण अलंकार भी इस पंक्ति में है। कविता के पंख में जो इससे ऊपर वाली लाइन है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो कविता के पंख जो हैं इसमें रूपक अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला पैराग्राफ है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि जो है कविता की तुलना किससे कर रहा है, फूल से। जिस प्रकार हमने देखा कि पहले पैराग्राफ में कवि ने उसकी तुलना चिड़िया से की और चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ उड़ान उसने कविता की दिखाई है। कविता की उड़ान असीम बताई और चिड़िया की ससीम बताई। उसी प्रकार से इन पंक्तियों में कविता की तुलना फूल से की जा रही है और इस पंक्तियों में भी कविता को श्रेष्ठ दिखाया गया है और फूल को सीमित दिखाया गया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता का जो खिलना है, जो उससे सुगंध आती है, जो आनंदानुभूति होती है, वो फूल नहीं जान सकता। वो क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि वो ससीम है।
फूल जो है वो कुछ समय के लिए ही अपना रूप, रंग और सुगंध जो है वो दूसरों को दे सकता है, मगर सीमित समय के बाद वो मुरझा जाएगा। उसका जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो भी नष्ट हो जाएगा। मगर कविता का जो सौंदर्य है, चाहे वो बाह्य सौंदर्य है, चाहे वो उसका आंतरिक सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य से मतलब उसका काव्य सौंदर्य है और आंतरिक सौंदर्य से मतलब उसका भाव सौंदर्य है, वो जो है वो सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम कविता को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम आज उससे आनंद ले सकते हैं या आज हमें वो कुछ सीख या शिक्षा दे सकती है। हम अनेक वर्षों के पश्चात भी यदि हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो वो इतने सालों के बाद भी वो कविता हमें उतना ही आनंद की अनुभूति कराएगी। अब इन दोनों की तुलना में यहाँ पर कवि ने कविता को श्रेष्ठ बताया है और उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में फूल को सीमित बता दिया है। फूल बिना मुरझाए महकने का अर्थ नहीं जान सकता। कविता हमेशा अपने भावों की सुगंध बिखेरती रहती है, उसका भाव शाश्वत होता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। इस पैराग्राफ में भी फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है और मानवीयकरण अलंकार भी यहाँ बनता है। अब इस कविता का जो आखिरी पद है वो देख लेते हैं। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि ने इससे पहले वाले जो 2 पद दिए हैं उसमें कविता को श्रेष्ठ दिखाया है, चिड़िया की उड़ान से भी और फूल के खिलने से भी। मगर यहाँ पर जब उसकी तुलना बच्चे से की गई है तो ये बताया है कि कविता का खेल जो है वो बच्चे के बहाने बराबर है। यहाँ पर जो है कविता को या बच्चे के खेल को समान बताया गया है, किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, क्योंकि बच्चे का जो खेल है वो कविता की बराबरी कर सकता है। कि जिस प्रकार से बच्चा जो है वो कहीं भेदभाव नहीं करता कि सिर्फ मैं अपने घर खेलूँगा, ये लोग मेरे अपने हैं, वो अपने घर, आंगन में, पड़ोस में हर जगह आता जाता है और हर किसी को सहजता से स्वीकार भी कर लेता है। तो यह घर वह घर एक कर देता है, यानी कि उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। उसी प्रकार से कविता भी किसी में भेदभाव नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि कविता सिर्फ निम्न वर्ग पर लिखी जाती है या सिर्फ सौंदर्य पर लिखी जाती है। कवि जो है वो अपने भावों को हर क्षेत्र में प्रस्तुत करता है, चाहे वो निम्न वर्ग है या कोई समाज की अच्छाई है या समाज की बुराई है। तो कवि के अंदर जो भी उसके मनोभाव है उनका वो वर्णन कर देता है। वह समान भाव से ही सभी लोगों की सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण करता है। भाव यह है कि जिस प्रकार बच्चे एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता के द्वारा सभी को जोड़ने का प्रयास करता है। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि बच्चे आपस में खेलते हुए अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं और इस संपूर्ण पद में ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।